So today we are going to start about the AC bridges. The first bridge we will study about that is the Maxwell inductance bridge. Basically what happened, there are separate bridges for inductance and capacitance bridges. This is the modification of the Maxwell and the capacitance bridge. So we'll study about that. So in this bridge, what we are going to do is we are going to find out the unknown value, unknown inductance value. It means there is a inductance. We have done exactly like in the Wheatstone bridge. We are going to find, we used to find the value of the unknown resistance. Here also in the bridge format, we have find out the unknown resistance value with the effective resistance. With the help of the variable capacitor, we will vary the capacitor's value until the measurement of the current in the galvanometer arm or in the detector arm is 0. So how we are going to measure? Let's see that. So here it is the bridge. So here it is the bridge you are watching now. Just a second. Okay, so here it is the bridge. What we are, let's see the arrangement first. Here we have attached the L1 inductance. Here the LR1, this is the effective resistance. It means the effective resistance of inductor R1. Okay? Then we have a resistance R3 in this arm. Alone, it is alone attached, no inductor, nothing else. We have to find inductance only in this arm. There is also R2 resistance in this arm. तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है R4 का, ये हमारे वेरिएबल कैपेसिटर है R4 और इस तरीके से एक कैपेसिटेंस लगाया जो कि वेरिएबल है हमारा इस सर्किट में. दोनों का अरेंजमेंट पैरेलल है. सो अब हमने यहाँ पे एसी करंट का यूज किया है. ठीक है. अब हो क्या रहा है हमारे पास वो देखेंगे. डी जो है हमारा डिटेक्टर है यानी गैल्वेनोमीटर जो हमारी डिफ्लेक्शन को शो करेगा कितनी करंट पास आउट होती है. सो इस तरीके से वोल्टेज अक्रॉस हमने ये पॉइंट ले लिया है. ये आम वोल्टेज इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है. तो अब हम क्या देखेंगे कि ब्रिज की जो अलग अलग आर्म्स है पहले तो हम उनके इम्पीडेंसेस को लिखेंगे. ठीक है. इम्पीडेंस लिखने के बाद हम एक बैलेंस कंडीशन में काम करेंगे. अब सबसे पहले होता क्या है, एक एसी करंट जब हमने यहाँ पे लगाया, सर्किट यहाँ पे स्विच भी लगाया, आप अज्यूम करके चलो हम स्विच क्लोज करते हैं तो एक करंट फ्लो हुआ हमारा आई करंट फ्लो होने के बाद हमने देखा आई जो है अपने आप को डिवाइड करता है दो पार्ट्स में. कुछ I1 करंट यहाँ चला जाता है, कुछ I2 करंट यहाँ आ जाता है. दो करंट हमारे पास मिल जाते हैं I1 और I2. अब ये I1 आगे चलते हुए एक पॉइंट आता है. अब ये देखते हैं दो पाथ. अब इसको अपने आप को डिवाइड करना है दो पार्ट में. कुछ करंट यहाँ चला जाएगा जिसको हमने नाम दे दिया सपोज I5. कुछ करंट यहाँ चला जाएगा जिसको हमने नाम दे दिया I3. अभी आप इसको भूल जाओ. तो हमने देखा इस तरीके से करंट यहाँ तक पहुंचा. अब यहाँ से हम देखते हैं R2 है. R2 हमारे पास यहाँ जाते हुए कुछ करंट हमारा IR चला जा रहा है हमारा रजिस्टर इस वेरिएबल रजिस्टर के पास. कुछ IC करंट हमारा कैपेसिटर के पास चला जा रहा है. अल्टीमेटली हमारा I2 ही यहाँ पे बाहर निकल रहा है. अब हमने क्या चीज देखनी है, जो I5 है यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं करता. सो डिटेक्टर या गैल्वेनोमीटर हमको हमारी नल डिफ्लेक्शन शो करता है. उस केस में वो कंडीशन हमारे पास बन जाती है बैलेंस कंडीशन. उस केस में क्या होता है फिर, जब यहाँ से I1 आ रहा है, सपोज हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा. कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा का मतलब हम इस तरीके से वेरी करेंगे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यूज को कि हमारे पास जो करंट है वो मतलब जीरो आ जाए, यहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो आ जाए. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास फिर I3 लिखने की हमको जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो करंट यहाँ से चलता हुआ आ रहा है उसको डिवाइड होने की तो जरूरत ही नहीं है. वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा. इट मीन्स सेम I1 करंट विल फ्लो थ्रू आउट दिस आर्म. तो इस तरीके से यहाँ से I1 करंट निकला, यहाँ से I2 करंट निकला, अल्टीमेटली I करंट बना दिया. ये कौन सी कंडीशन होगी, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस कंडीशन. अब सबसे पहले इम्पीडेंस लिखना सीख लेते हैं. कैसे लिखना है, ये इम्पीडेंस Z1 हमारी आर्म 1 का इम्पीडेंस है. हम उसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे R1 जो रेजिस्टेंस R1 है प्लस L1 को डायरेक्ट नहीं लिखते हैं. यहाँ पे L1 को हम क्या कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे L1 को एज इफ
जेओटा ओमेगा L1। डायरेक्टली हम इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को नहीं लिखेंगे। इम्पीडेंस इन केस ऑफ दिस वी हैव टू राइट R1 इक्वल्स टू जे ओमेगा L1। ये सीरीज में थे इसलिए हमने इनको प्लस कर दिया। अब आप एक चीज देखो, Z2 हमारा क्या आ जाएगा, R2। यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, हम इसको डायरेक्टली बराबर रख सकते हैं R2 के। ठीक है, Z3 क्या आ जाएगा हमारा, R3। इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी हमारे पास चीजें नहीं है। अब इस सर्किट में Z4 की वैल्यू हमको लिखनी है। अब आपने बोला फॉर्मूला पढ़ा होगा हमारा, पैरेलल में क्या होता है हमारे पास R1, सपोज R1 और R2 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे होते हैं, R1 इंटू R2 अपॉन हमारे पास क्या हो जाता था, R1 सॉरी फॉर द ड्राइंग, R1 प्लस R2। ये होता था हमारा पैरेलल केसेस में। अगर दो रेजिस्टर्स ऐसे लगे हो तो हम क्या निकालते थे, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता था, या 1/R प्लस 1/R2 आप लोग करते थे। ठीक है, अब उसी तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इस तरीके से जब इम्पीडेंस लिखना हो हम कैपेसिटर को डायरेक्टली C4 नहीं लिखेंगे, हम कैपेसिटर्स को लिखते हैं 1 अपॉन जियोटा ओमेगा C4 करके। इंडक्टेंस को कैसे मैंने बताया, जियोटा ओमेगा इंटू L1 की वैल्यू। सो इसको सॉल्व करके हम लिखेंगे कैसे, R1 R2 याद है, वही चीज लिखनी है, R1 इंटू R2। इट मीन्स यहाँ पे कैपेसिटेंस इंटू R4 अपॉन कैपेसिटेंस इंटू R4 मतलब प्लस R4। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस लिखेंगे 1 अपॉन जे ओमेगा C4। अब ये निकाल दी Z4 की वैल्यू, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पे ये चीज हो जाती है जब हमारी, फिर हमने क्या चलना है, आगे बढ़ना है। अब हम लिखेंगे कि बैलेंस कंडीशन पे क्या होता है, Z1 इंटू Z4 इम्पीडेंसेस इज इक्वल्स टू Z2 इंटू Z3। ये हमारी बैलेंस कंडीशन बताई थी मैक्सवेल ने। अब हमें कुछ भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, जो ऊपर से वैल्यूज रखी हैं हमको सारी चीजें हमको इसमें डाल देनी है। सारी चीजें डाल देने पे आप लोग जब सॉल्व करोगे R1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी R2 इंटू R3 अपॉन R4। जब आप इन टर्म्स ऑफ निकाल रहे हो R1, और अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ L1 निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखो, ये देखो L की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इट मीन्स आपको क्या क्या मिल गया, L1 मिल गया हमारा अननोन इंडक्टेंस, और हमें R1 मिल गया रिएक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ L1। दोनों चीजें मिल जाती हैं जो इसका एम था। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द क्वालिटी फैक्टर Q। अब क्वालिटी फैक्टर Q क्या, मैंने आपको बताया, जब भी हमें परफॉर्मेंस मेजर करनी है किसी भी कॉइल की, कि कितना लॉस हो रहा है, कितना रिजोनेंट बैंडविड्थ इसकी हो रही है हमारे क्रॉस, वो चीजें हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्वालिटी फैक्टर। बट यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर Q कैसे लिखेंगे, ये ओमेगा है, ये W नहीं है, ये है ओमेगा L1 अपॉन R1। अब जो आपने L1 की वैल्यू निकाली थी और जो आपने R1 की वैल्यू निकाली थी वो आप इसमें डाल दो। सो यहाँ पे ये R4 है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, याद रखना। बाकी इसको सॉल्व करके आपके पास क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी ओमेगा R4 इंटू C4। तो ये था हमारा मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होगी हों। ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही इजी चीजें हैं, बहुत मजा आता है इन चीजों को सॉल्व करने के लिए। और एक ही है कि ये ब्रिज जो है इट इज लिमिटेड टू द मेजरमेंट टू द लो क्यू इंडक्टेंस। मीन्स जो जिनका क्वालिटी फैक्टर जो है इंडक्टेंस का वो कम होता है, उनकी मेजरमेंट को हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये था हमारा मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज आज का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। काइंडली स्टडी अबाउट दिस ब्रिज एंड ट्राई टू सॉल्व द डेरिवेटिव पार्ट योरसेल्फ so that it will be clear to you more. So thank you.